लाइव कर दो, लाइव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी जो है चैनल को सबसे पहले क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया, और वही सेशन को लाइक फटाफट कर दीजिए। सेशन को लाइक हर एक कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। बिल्कुल। तो कहां कहां से जुड़ चुके हैं आज हमारे साथी, जितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज हमारा इसी क्रम में क्लास नंबर 12 है। रेलवे रत्न सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 1000 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मेरे भाई। कितने करवा रहा हूं? टॉप 1000 प्रश्न। कल हमने कितने करवा दिए थे भाई आप लोगों को? जल्दी जल्दी मुझे बता दो, कल हमारे कितने प्रश्न हो गए थे? कल हमारे कितने प्रश्न हो गए थे? पढ़ रहे हो आप या नहीं पढ़ रहे हो? क्लास रोजाना देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? पहले तो ये बताओ, मजे से पढ़ रहे हो? 343 क्वेश्चन हो गए थे, 343। हाँ, 343। शादी ब्याह में तो नहीं घूम रहे हो बिल्कुल भी? पता चला शादी ब्याह में घूम रहे हो, बुआ की शादी और उसकी शादी। पहला प्रश्न 344 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। भाई देखो, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब किसी के घर में जन्म होगा तो क्या खिल जाएगा? कमल खिल जाएगा। क्या खिल जाएगा? कमल खिल जाएगा। जब कोई घर से निकलेगा तो काय पे बैठ के निकलेगा? घोड़े पे। और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो पीपल के पेड़ के नीचे। और मेरे भाई मृत्यु होगी तो क्या बनेगी? समाधि यानी स्तूपा। तो सारे ही सही है, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत सुंदर। शेयर इतना करो कि उसके पास तक पहुंच जाए। किसके पास तक? उसी के पास तक जो बैठ के नहीं पढ़ रहा है, जो बैठ के नहीं पढ़ रहा है। गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? गंगा नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? बताइएगा भाई फटाफट, एक बार जल्दी जल्दी। आपको अगर हम बात करें तो यमुना का उल्लेख दोस्त 3 बार है और गंगा का उल्लेख मेरे भाई 1 बार है। और याद रखिए, हमारे पास पुराण जो है वो 18 है। उपनिषद कितने हैं? तो आप सभी बोलेंगे समार। हमारे पास 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? उपनिषद है जी 108। ऋग्वेद में इस चीज का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें दोस्त, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आप बोलोगे सर 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने सूक्त है जी? आप बोलोगे सर 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 हमारे पास सूक्त है। 10 मंडल है। अगर हम बात करें 10 राज युद्ध का वर्णन कहां पर मिला है? 10 राज युद्ध का वर्णन कहां पर मिला है? 10 राज युद्ध का वर्णन कहां पर मिला दोस्त? 10 राज युद्ध का वर्णन जो है वो आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला। कहां पर? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सुंदर। अगर हम बात करें 345 जैन मत में संथारा क्या कहलाता है? संथारा का मतलब क्या होता है? संथारा का मतलब क्या होता है?
भूखे रहकर शरीर का त्याग करना, भूखे रहकर शरीर का त्याग करना क्या कहलाता है? संथारा पद्धति कहलाती है। ये बात आपको पता है? यस या नो? क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी उपवास के द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, बी यहां पर दोस्त आपका राइट आंसर हो गया। अगर मैं आप करूं जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? जैन धर्म आपका जिन वर्ड से बना है। जिन का मतलब होता है जी विजेता। जिन का मतलब क्या होता है जी? विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। अगर हम बात करें ठीक है, विजेता अगर हम बात करें तो मेरे भाई तीर्थंकर टोटल कितने हैं? तीर्थंकर जो है वो टोटल कितने हैं? 24 तीर्थंकर है। कितने हैं? 24 तीर्थंकर है। और तीर्थंकर का मतलब होता है राह दिखाने वाला। राह दिखाने वाला। तब अब आपसे पूछूं 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? सर जी मेरा यूपी पुलिस में आ गया है, आपसे मिलना चाहता हूं भूवी शर्मा जी। तो मिलिए आप हमें, बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट करिए। उसके लिए आप जो है हमें गूगल फॉर्म दिया होगा टेलीग्राम चैनल पे कैरियरविल वाले पे, या कमेंट बॉक्स में, उसमें आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं शिवांश सर जीएस या जीएस बाय शिवांश सर, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीवन में बहुत आगे तक बढ़े। बाकी जिन बच्चों का आज यूपी पुलिस में नहीं हुआ, घबराइए मत मेरे भाई। हो सकता है कि इस बार कांस्टेबल रह गया और अगली बार आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दरोगा हो सकता है कि अगली बार आपके कंधे पर 2 स्टार लगते हुए आप उत्तर प्रदेश में दरोगा के पद पर पहुंचे, या उत्तर प्रदेश में किसी और पोस्ट पर, या केंद्र में सीजीएल सीएचएसएल तमाम पोस्ट है उन पर आपके सौभाग्य में नौकरी लिखी है। तो जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है। बट हाँ, क्या कमी रह गई इस बार यूपी पुलिस में, वो देखिए, उसमें सुधार करिए और मेहनत करिए, अगली बार जरूर होगा। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट बड़े भाई आगे। बहुत बढ़िया। 345 346 मेरे बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ कतई भी रोना और परेशान नहीं होना। कई बार मैंने ऐसा देखा है जो नहीं हुए एक भर्ती में, दूसरी भर्ती में बहुत अच्छी पोस्ट पर। मैं विश्वास दिलाता हूं जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर इस भर्ती में नहीं हुआ और उन्होंने मेहनत की है, वो आने वाली दरोगा की भर्ती में 2 स्टार लेके उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दरोगा की नौकरी में 100% अपना जीवन यापन करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा करेंगे। ये मेरा वादा है। बस आप मेहनत करते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिएगा। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। किसने कहा राष्ट्र नायक? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? देशभक्त की ज्वलंत तलवार। क्या कहा है? देशभक्त की ज्वलंत तलवार। देशभक्त की ज्वलंत तलवार। देशभक्त की ज्वलंत तलवार। ठीक है भाई, किस किस, देखो हमारे आइडियल में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग हैं, नो डाउट। ठीक है, तो भगत सिंह जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, हमेशा अमर रहे। ठीक है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जिंदाबाद, क्योंकि हमारे लिए वो इंसान इस दुनिया से नहीं गए, वो हमारे आइडियल है, हमेशा उनके विचार जिंदाबाद। लोगों की नजरों में उनका शरीर चला गया होगा, लेकिन हमारी नजरों में आज भी जो है भगत सिंह जी के विचार जिंदाबाद है, थे और रहेंगे। ठीक है, अमर रहे भी नहीं बोलते हम, तो ये बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। 346 347 निम्नलिखित में से प्रतीत समानुपाद का सिद्धांत किससे संबंधित है?
प्रतीति समानुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और देखो क्या इन्होंने फिलोसफी दी, बौद्ध धर्म ने। नहीं, विचार तो अच्छे थे गौतम बुद्ध जी के, बहुत शानदार शानदार विचार। इन्होंने कहा डिपेंडिंग थ्योरी, डॉक्ट्राइन ऑन डिपेंडिंग अराइजिंग थ्योरी, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग थ्योरी। ये कहते हैं कि अगर आप ए काम करते हो तो बी काम ऑटोमेटिक हो जाता है। किस किस को लगता है एक काम करने से दूसरा काम ऑटोमेटिक होता है? गौतम बुद्ध जी के विचार देखिए कितने जबरदस्त है। कह रहे हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडिंग अराइजिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीति समानुत्पाद सिद्धांत, एक काम को करने से दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ही आपने कोई कर्म किया उसका फल निश्चित है। आपने मेहनत की, इस बार आपका सिलेक्शन। आपने आईएएस के लिए मेहनत करी, आप आईएएस। आपने मेहनत नहीं करी, आप फेल। आप ऊपर गए तो नीचे आओगे, आप नीचे हो तो ऊपर जाओ। हर जो भी आप काम करोगे ना, हर कर्म का रिजल्ट है। और ये जैन हर धर्म यही कहता है, यही सनातन धर्म कहता है कि भाई कर्म इज ग्रेविटी एग्जिस्ट, यानी कर्म का फल निश्चित है। एक कर्म करने से दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, आप गलत कर्म करोगे तो दिक्कतें पैदा होगी। भाई आप चोरी करोगे तो कल जेल में जाना पड़ेगा, है ना। आप किसी को परेशान करोगे, कल आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। आप आज किसी को सताओगे, कल आपको सताया जाएगा, क्योंकि शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट 348, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर एएलपी के लिए मैराथन चला दो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर आपको ठंडी लग रही है अभी से? बेटा बुखार हो रखा है मुझे 4 दिन से, और आज भी मैंने सिर्फ 3 घंटे का रेस्ट लिया सुबह, वरना कल पूरी रात भी बुखार था, परसों भी 3 दिन से बुखार है। अब शनिवार तक इसको देखेंगे, ऐसे रखेंगे, रविवार को फुल डे रेस्ट करेंगे। ये कि मैं अच्छा खा पी रहा हूँ, रात में बढ़िया दूध पिया, गरम हल्दी वल्दी डाल के, और अपना उसमें बढ़िया एनर्जेटिक सामान डाल के सुबह भी दूध पिया, और एनर्जेटिक मामला बादाम काजू ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो इस वजह से खड़े हैं एनर्जी के तरीके से, वरना हिम्मत है ही नहीं सच बताऊं तो। इसीलिए जैकेट पहन के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुखार है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन से सेशन में थे? ये मद्रास में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। और कहां पर? आपका 1887 में। कहां पर हुआ था? 1887 में। कहां पर हुआ था? 1887 में। उसके बाद 349, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 52nd के माध्यम से। देखो 9वीं जोड़ी गई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में। 10 जोड़ी गई है आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1985 में। 11th जोड़ी है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। और मेरे भाई 12th जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। तो आपका 349 का राइट आंसर क्या होगा? आपका डी। क्या होगा? डी। पंचायत में कितने विषय हैं? पंचायत में 29 विषय। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दे भाई फटाफट। और नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। 350, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एएलपी वाले बच्चों के लिए पिछले शनिवार लिए बेटा मैराथन स्टैटिक जीके की पूरी मैराथन लेके चला जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहां से लिए गए? लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहां से लिया गया? देखो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहां से लिया? ब्रिटेन से। ए का 2,
ए का 2। अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, यानी डी का 3। और राइट आंसर मेरे भाई बी, बाकी पढ़ो भी ना तब भी बता दिया आपने। तो आयरलैंड राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहां से लिए हैं? अगर आपसे पूछे ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं टोटल, 250 में से 238 कहां से आते हैं, 238 कहां से आते हैं? ये कंसेप्ट जो इलेक्शन का कंसेप्ट है ये कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। और 12 ये नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेशन का संबंध कहां से लिया? इनका संबंध लिया साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। और इनका संबंध कहां से लिया? आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से। क्लियर मेरे दोस्त? सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर दबा के। और 350 क्वेश्चन आ चुके। जिस बच्चे ने अभी तक पहले से नंबर से नहीं देखा ना, तो देखो भाई, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। कैसे देख लो, एक दिन में कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती? 360 डिग्री। और 24 घंटे देखो, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36, 30 और 2 से डिवाइड 15, यानी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। और 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 4 मिनट। 15 चौका 60 आ गया ना मेरे भाई, 4 मिनट। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट मेरे दोस्त, बहुत सुंदर, 352। कुल अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? वृत्त, सर्कल, देखिएगा, एक सर्कल तो है 0 डिग्री वाला और 90 सर्कल है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि 90 पे सर्कल नहीं बनता, मतलब 90 केवल बिंदु है, तो वो बोल देते हैं कि सर्कल जो यहां पर क्या कंसेप्ट रखते हैं कि जो कंसेप्ट है इसका, वो बोल देते हैं कि सर ऊपर 90 तो है लेकिन 90 सर्कल नहीं बनते, पूरे 90 सर्कल बनेंगे ऊपर और 90 सर्कल बनेंगे नीचे। ठीक है, 90 90 180 प्लस 1 यानी 181 इज द राइट आंसर। 181 माइनस 2 मत कर देना कि 79 बनेंगे ऊपर 79 नीचे। ठीक है, तो 90 90 प्लस 1 181, इक्वेटर का एक सर्कल, 90 लैटिट्यूड ऊपर 90 लैटिट्यूड नीचे, इट मींस 181 सर्कल। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। कितने नंबर हो गए भाई? 352 के बाद 353। निम्नलिखित में से किस ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो मेरे दोस्त शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र को मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, इसी को सांझ का तारा, सुबह और सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मेरे बच्चे, कितने बच्चों को पूरे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह का सीक्वेंस पता है? देखो, आज आपको गाइडेंस चाहिए ना बच्चे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये रेलवे रत्न सीरीज की पहली क्लास से आंख बंद करके फॉलो कर लेना। इसमें पूरे 1000 क्वेश्चन फॉलो कर लेना, एक वीडियो, एक एक पूरी प्लेलिस्ट लगभग 25 से 30 वीडियो होगी। दूसरी 2 मैराथन ली है, वो फॉलो कर लेना। और तीसरी लिख ले सिलेक्शन वाली सीरीज की 24 वीडियो। इतना फॉलो कर लेना, कुछ भी ना पढ़ाओ, कोई पेड बैच से ना पढ़ाओ, कुछ ना कराओ, रेलवे भी निकलेगा, एसएससी जीडी भी निकलेगा। बस जीडी में क्या करना, 1500 क्वेश्चन लगा लेना, रेलवे में 1000 लगा लेना, भला हो जाएगा निश्चित। ठीक है बच्चे, जो बच्चे कमेंट कर रहा था। कितने बच्चों को याद है? देखो, ये होता है मरकरी, यहां पर ये सूर्य है। 8 ग्रह का सीक्वेंस किसको याद है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में किसको याद है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। इनके उपग्रह कितने कितने किसको याद है? इनके उपग्रह क्लास में याद करवा दूंगा,
चलो आपको एक प्यारी सी बाबू का नंबर देता हूं, सबको नंबर के पीछे पड़े रहते हैं ना तुम लोग, नंबर दे दो, इंस्टा आईडी दे दो ना, लो आज एक नंबर देता हूं आपको, इस नंबर से आपका भला हो जाएगा। ये नंबर सीधा बाबू के पास जाके मिलेगा। किसको बाबू से बात करनी है? देखो नंबर लिखो बाबू का 0, सारे बच्चे याद कर लेंगे, देखो 0, 0, 1, 2, 79, 82, 27, 14। बाबू का नंबर क्या है? 0, 0, 1, 2, 79, 82, 27, 14। एक बार सारे बच्चे बोलोगे 0, 0, 1, 2, 79, 82, 27, 14। इसका मतलब मरकरी के जो है उपग्रह कितने हैं? मरकरी प्लेनेट के सैटेलाइट कितने, उपग्रह कितने? 0, वीनस के 0, अर्थ का 1 जिसका नाम है, क्या नाम है? मून, चंद्रमा। आपके मार्स के 2, फोबोस, डिमोस, और आपके जुपिटर के 79। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 इसके सैटर्न के तो चेंज हो गए, कोई बात नहीं, हमारी इस ट्रिक से हमें तो पता चल जाता है इसके सबसे ज्यादा है। अब चेंज हो गए तो कितने हो गए? 114 भी हो गए, कुछ साइट बता रही है 160, और इसके आपके यूरेनस के, अरुण के 27 और वरुण के 14। याद हो गया? ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 5 और 3 8, 5 और 3 8। बाबू का नंबर भी दे दिया मैंने 0, 0, 1, 2, 79, 82, 27, 14। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर याद रखना एक बात और, ये यहां पर देखिएगा, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन पहले 4 को बोलते हैं इनर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इनको? आंतरिक ग्रह। और इन बाकी 4 को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह। ये आंतरिक और बाहरी वाला भी कंसेप्ट याद रखिएगा। चलो 353 हो गया, नेक्स्ट। हाँ, और अगर साइज के अकॉर्डिंग याद करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइएगा, सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है दोस्त? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सूर्य के सबसे पास का क्या बोलेंगे? बुध। सूर्य से सबसे दूर का क्या बोलेंगे? वरुण। और पृथ्वी के सबसे पास का क्या बोलेंगे? शुक्र। देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी शुक्र भी है और आपका मंगल भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और भी चीजें याद करें, फटाफट याद कर लो। चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं, ठंडा ग्रह वरुण को, लाल ग्रह मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल धब्बा होने वाला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी को, हरा ग्रह अरुण वरुण, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, और सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति, नहीं गलत, सबसे अधिक वाला होगा दोस्त शनि, और सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है। याद हो गया मेरे भाई आपको इतनी बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, कहां पर थे? प्रश्न संख्या हमारा जो है 354। सारे बच्चे बताइए। संध्या भारती जी, बेटा सबके लिए सेम ही कंसेप्ट है, ये 1000 क्वेश्चंस लगा लो, 2 मैराथन करवाइए, वो दोनों देख लो, और सिलेक्शन वाली सीरीज इसको सुन के 12 कान में से टाप दो, या फिर इसको पढ़ लो। एक ही बात, अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान आपका, करोगे तो फायदा आपका। ठीक है, खुश रहिए भाई। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह क्या बोलेंगे? शुक्र।
355। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। देखो, अरावली की अगर मैं बात करूं दोस्त, अरावली की अगर हम बात करें, अरावली कहां से स्टार्ट होती है? दिल्ली से स्टार्ट होती है। दिल्ली के बाद कहां पर जाती है? आपका हरियाणा में जाती है। हरियाणा के बाद कहां पर जाती है? राजस्थान में जाती है। और राजस्थान के बाद कहां पर जाती है? गुजरात में। एक इसी तरीके से सीक्वेंस से चलती हुई ये एक माउंटेन रेंज है। कहां, क्या है ये एक माउंटेन रेंज है। क्या है ये? एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है दोस्त? इसका नाम है अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्त? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, और जिसकी हाइट है आपका 1722 मीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 356। संसार की छत किसे कहा जाता है? आंसर आएगा पामीर का पठार। क्या आएगा? पामीर का पठार। 357। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? हिब्रू भाषा में हुई है। इसका मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। क्या होता है इसका मतलब? उगता हुआ सूर्य। क्या होता है? उगता हुआ सूर्य। आपसे अगर मैं पूछूं क्या भूमध्य रेखा एशिया से गुजरती है? भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती? भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है? और अगर एशिया से गुजरती तो एशिया के किस किस देश से गुजरती है? तो आप बोलोगे सर मालदीव से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है बताइएगा? यस नो से काम नहीं चलेगा। ये कह रहा अंटार्कटिका। ये भगवान, भूमध्य रेखा देखी आपने कैसी होती है? पृथ्वी के बीचों बीच जाती है। हवा गोल। किस किस कॉन्टिनेंट से, किस किस महाद्वीप से? अफ्रीका से, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तो तीनों जाती है। हे मेरे लाल, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? क्यों तुम पे मेरा मन करता है कि मैं तुम पे फट्टा बजाऊं, बहुत तगड़े वाला डंडा बजाया जाए तुम पे। चलो इसमें दिखा देंगे भाई। आजा ओपन हो जा, कुछ तो ओपन हो जा। ये आपकी यहां से 0 डिग्री गुजरती है। किसमें आएगा? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो किससे? एशिया से। भूमध्य रेखा आप क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया में किस किस देश से गुजरती है? तो आप बोलेंगे मालदीव और इंडोनेशिया। चलो अगर मैं आपको बताऊं मालदीव की कैपिटल है माले और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? पहले होती थी जकार्ता और अब है नूसंतारा। पहले होती थी जकार्ता, अब है नूसंतारा। ठीक है, सारी बात बता दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त भूमध्य रेखा एशिया की सबसे पास की कौन सी राजधानी से गुजरता है? एशिया की कौन सी राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे पास है?
आंसर कौन बताएगा? जो बताएगा वो है विजेता, सीधा 100 रुपए का नोट मिलेगा उसे। 100 रुपए का नोट, ये वाला मेरे पास 100 ही रुपए हैं, ये वाला 100 का नोट मिलेगा। ठीक है, चलिए, पर मिलेगा तब बाद में, जब फाइनल सिलेक्शन के बाद। ठीक है, अभी नहीं कि एक क्वेश्चन पे मिल गया, पर मिलेगा पक्का, उसे ही मिलेगा। ठीक है, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। राइट आंसर मैं बता देता हूं, सिंगापुर सिटी। ठीक है जी, सिंगापुर सिटी से गुजरती है। ओके, राइट आंसर सिंगापुर। ठीक है, जो बच्चे जकार्ता और नूसंतारा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 358, 358। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। चलेगा, कहां पर प्राप्त हुए फटाफट बताएगा बहुत जल्दी। राइट आंसर मेहरगढ़ से। 359, 359 बताइएगा राइट आंसर फटाफट। 359 का जल्दी जल्दी। थ्री 359। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मौलिक अधिकार का संबंध कहां से दोस्त? भाग 3 से। मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य का संबंध, मौलिक कर्तव्य का संबंध भाग 4A से है। संघ का संबंध भाग 5 से है। इमरजेंसी उपबंध का संबंध इससे है, यानी A का 2 और B का 1। ठीक है, C का 4। राइट आंसर ए। 359, 360। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक 360 के 360 प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लिए और 360 के 360 का रिवीजन कर लिया? कितने बच्चे ऐसे? झूठ नहीं बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे इतिहास को जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको बोलते प्राग ऐतिहासिक काल। जिसके मिल जाते लेकिन पढ़ नहीं पाते, जिसके मिल जाते लेकिन पढ़ नहीं पाते उसको बोलते आदि इतिहास। और जिसके लिखित साक्ष्य मिलते भी और उसको पढ़ भी लेते हैं हम, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। दरअसल हमारा पूरा इतिहास, इतिहास किस पे डिपेंड करता है? हमारा इतिहास स्रोतों पर निर्भर करता है। किस पे? स्रोत पर। और स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सोर्स कितने प्रकार के? दो। एक होता है लिखित प्रकार का और एक होता है दोस्त आपका पुरातात्विक। किसका? पुरातात्विक। जो लिखित साक्ष्य होता है और एक पुरातात्विक साक्ष्य जो होता है, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित की अगर मैं बात करूं ना भाई साहब, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य जिसमें आपके वेद पुराण कोई पुस्तक, और पुरातात्विक साक्ष्य में गुफा, ये सब चीज आपकी, ये आपके पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहां पर प्री हिस्ट्री में रिटन एविडेंस नहीं मिलते, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, पर इसको पढ़ नहीं पाते, कैन नॉट रीड, ये रीड नहीं हो पाते। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल में रिटन भी मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी मिलते हैं और इसको पढ़ भी पाते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, बहुत सुंदर। 360, उसके बाद 361। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया एग्जाम में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि
सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगाए दोस्त, 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर रहेगा, पूछा जा सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर होता है। कहां पर लगता है ट्रेड फेयर? दिल्ली में, पूछ लिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और जबकि वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ए इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल में बड़ा अंतर यही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, जबकि वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है। 362 किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A में जोड़ा? 21A में जोड़ा तो बेटा इसको कहते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा, आर्टिकल 21A जोड़ा। क्या जोड़ा? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। 363 राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो जैसे पहले क्या होता था, ऑफलाइन टीचिंग होती थी, जैसे स्कूल में, विद्यालय में, तो वहां पर क्या होता था, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लट से मानते हो, बातों से नहीं मानते, तो वो लट से ही मानेंगे, वो बातों से कभी मानेंगे नहीं। तो ऑनलाइन में वो चीजें खत्म हो गई है ना। अब जैसे एक सेकेंड रुकिएगा, चंदन कुमार, बेटा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, वरना मुंह पे थप्पड़ यहीं से लगेगा सीधा, और दोनों कान लाल हो जाएंगे एक थप्पड़ में। कतई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है चंदन जी, 1% भी। ठीक है, वरना ऐसे ज्ञानी बच्चों को मैं जो है 1 मिनट में हेलीकॉप्टर बना देता हूं, पता है आपको, 1 मिनट में। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने। फ्री में क्लास मिल रही है तभी इतनी बकवास कर देते हो आप, जब यही चीज पेड में मिलती है ना तब पता हो रहा और मजा आ गया है ना। किसी ने बुलाया था बेटा आपको क्लास में? पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। इन्हीं को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक टीचर के लिए सबसे पहले चीज है उसका सम्मान। जो बच्चा सम्मान नहीं करेगा उसका मेरी क्लास में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आपका ड्रेनेज थ्योरी इन्होंने दी थी, कि इन्होंने बताया था कि किस तरीके से धन का प्रवाह देश में से विदेश में जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, बहुत ही सुंदर। 364 किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करते हैं। बिल्कुल, जो गवर्नर होता है ना, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो था ना दोस्त, राज्यपाल जो होता है भारत में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और वो कब तक राज्यपाल होगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, यानी राष्ट्रपति के आधार पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर वो राज्यपाल रहता है, जब तक उसका कार्यकाल होगा, जब तक कि राष्ट्रपति चाहेंगे। इसका मतलब उसका 5 साल का या 10 साल का ऐसा कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं होती, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है जी, उसके बाद सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। नहीं, देखो सामान्यतः वे 5 वर्ष के पद पर रहते हैं। देखो यहां पर इसने क्या कहा? सामान्यतः, इन जनरल। अगर ये कहता कि 5 वर्ष के लिए फिक्स पद पर रहते हैं, तो इन जनरल केस में क्या होता है कि वो 5 साल तक रहते हैं, 5 साल में चेंज कर देते हैं।
बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है संविधान में कहीं भी कि वो 5 साल रहेंगे। तो इस कंडीशन में पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगर सामान्यता लग जाता है तो चौथा भी सही होगा, फिर आपके राइट आंसर 4 होगा, सभी चारों ऑल राइट आंसर हो जाएगा तब जबकि 4 ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 आएगा बेटा। हाँ, अभी महाकुंभ आने वाला है तो दोस्त, और महाकुंभ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं 365 महाकुंभ से प्रश्न पूछा जाएगा। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है दोस्त? 12 वर्षों के अंतराल में होता है। कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, ओके, बताइएगा। बारह वर्षों के अंतराल में होता है। एजे पारीख, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद बच्चे, बहुत सुंदर। देखो महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्षों के अंदर। कहां कहां पे लगता है? प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और मेरे भाई उज्जैन। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज संगम पर बना है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, नासिक गोदावरी के नदी के किनारे बसा है, उज्जैन शिप्रा। और उज्जैन आते ही तो आपको पता है कि महाकाल की बात आएगी, और अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और मौत भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हर हर महादेव, हर हर महाकाल, है ना, महाकाल जी की नगरी है उज्जैन। तो इस बार कहां पे लगने वाला है महाकुंभ, बताइएगा। अभी महाकुंभ रिसेंटली बहुत जल्दी लगने वाला है, बहुत ही जल्दी। 366 नंबर का क्वेश्चन कहां पर लगेगा इस बार? 4 धाम में शामिल नहीं है। 4 धाम दोस्त 100% आऊंगा भाई साहब इस बार कुंभ के मेले में, मेरा कई साल से देखने का मन है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है बद्रीनाथ, सबसे नीचे होता है रामेश्वरम, इधर होता है आपका पुरी, इधर होता है आपका, इधर होता है द्वारका, इधर होता है पुरी। सबसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में होता है कौन? वेस्ट में होता है आपका द्वारका, ईस्ट में होता है पुरी, और नॉर्थ में होता है आपका बद्रीनाथ, और साउथ में होता है आपका रामेश्वरम। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो कौन सा नहीं, मानसरोवर इसमें शामिल नहीं। 367। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइएगा। 9 रहीटा राइट आंसर। 368। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौन थे भी सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ के लेखक? आप बोलोगे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि उठो और जागो, तब तक ना रुको जब तक कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा ना हो जाए। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाए बिना, उस लक्ष्य को हासिल किए बिना इस जीवन से जाना अधूरा कार्य होता है। ठीक है ना कुछ तो लक्ष्य होगा आपका, यस या नो? सरकारी नौकरी, बिजनेसमैन, क्या बनना है? किस किस का रेलवे टारगेट है? इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? बिल्कुल, आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी 10 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा। 369 क्वेश्चंस का राइट आंसर करिएगा मेरे भाई। क्या बोलेंगे? देखो, ये राजीव गांधी अब क्या होगा? मेजर ध्यानचंद रत्न। मेजर ध्यानचंद रत्न हो गया भाई साहब इसका नाम, मेजर ध्यानचंद रत्न। इनकी स्थापना की बात करेंगे, बताइएगा किस किस की कब हुई? बताइए, इसकी कब हुई? 1961। इसकी कब हुई? 1962। अगर आपसे पूछे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969, 1969। और राजीव गांधी खेल रहा था 1991। सबसे अंत में की गई किसकी होगी?
राइट आंसर क्या होगा? 1991। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। देखो, हर क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के बाद प्यार से एकदम सटीक तरीके से शिवांश सर जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। सभी को मिल जाती है पीडीएफ, यस या नो मेरे भाई? मिल जाती है ना? तो बिल्कुल। भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? तो क्या बोलेंगे? पहले सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? तो आप बताएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या बताएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या बताएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या बताएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ए इसका राइट आंसर। 371। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया था? किस कारण से वापस लिया गया था? 5 फरवरी 1922 की घटना याद है? 5 फरवरी 1922 की घटना इतिहास में दर्ज हो चुकी है दोस्त। 5 फरवरी 1922 की घटना, जिसमें गांधी जी को एक बात पसंद नहीं आई थी कि 22 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। हिंसा, परमो धर्मा, हिंसा के विरोध थे। तो चोरी चोरा का जो कांड हुआ था, चोरी चोरा की जो घटना हुई थी, बहुत सुंदर, तो उसी की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 372। लूनी नदी कहां खत्म होती है? लूनी नदी कहां खत्म होती है? क्या बताएंगे? कच्छ के रण में। कहां होती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी को इंटरनल रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिवर भी बोलते हैं, मतलब आंतरिक नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक नदी। क्या बोलते हैं? आंतरिक नदी, क्योंकि ये किसी समुद्र या दूसरी नदी में नहीं मिलती। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको नहीं पता है फ्री में फाउंडेशन बैच के बारे में दोस्त, तो ये हमारा चैनल है करियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल। इस पे हमारा फ्री फाउंडेशन बैच चला हुआ है, और जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है, नहीं ये तो कल होगा संसद हमारा टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वो कौन सा होने वाला है दोस्त? उपराष्ट्रपति। और बच्चों का असीम प्यार इस सेशन के लिए। एडवांस में 343 बच्चों ने लाइक और भरपूर कमेंट यहाँ पर। तो अगर आप इस सेशन से नहीं जुड़े हो, 7 क्लास हो चुकी है, 8वां टॉपिक ये है, तो अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, तो आज मेरे साथ जुड़ सकते हो शाम को 6 बजे। चैनल का नाम ध्यान से देख लेना, करियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल। क्या देखोगे? करियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्त, ये रही बात हमारी 372 की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 373। 373 निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? तो दोस्त वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आपको सारे नाम पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाई साहब सबसे ज्यादा दाल होती है, तो दालों का प्रदेश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दालों का प्रदेश कह देते हैं। दालों का प्रदेश कह देते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, तो इसको वनों का प्रदेश कह देते हैं। वनों का प्रदेश कह देते हैं। भारत के बीचों बीच है, भारत का हृदय भी कह देते हैं, बड़ा कल्चर प्रदेश है, भारत का हृदय कह देते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर नदियों के बहुत ज्यादा उद्गम होता है, तो नदियों का मायका भी कह देते हैं। मायका समझते हो ना, लड़की कहते हैं ना मैं मायके चली जाऊंगी तुमको छोड़ के। मायके मतलब जहां से निकलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तालों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, भारत का हृदय, नदियों का प्रदेश, नदियों का मायका, और आपका टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और मेरे भाई और क्या कहते हैं? सोया प्रदेश, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सोया प्रदेश भी यहाँ पर इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नेशनल पार्क भी आपको याद हो जाने चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर है, माधव नेशनल पार्क यहाँ पर है, बांधव नेशनल पार्क यहाँ पर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर है, वन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पेंच नेशनल पार्क यहाँ पर है, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है, और संजय यहाँ पर है, और दोस्त कुन्हा नेशनल पार्क यहाँ पर है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 373 का राइट आंसर ए है। क्या है 373 का राइट आंसर? ए। कैसी क्लास लगी? आज के लिए इतने रखते हैं 373। और ये भाई साहब हमारा
होमवर्क आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास मतलब आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाई। अगर 1 घंटा 50 मिनट लगभग आप हमारे साथ जुड़ते हो तो जो क्लास में आपको लगे तो आपकी एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लास के बाद दोबारा क्लास को चला के कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है। तो आपके लिए शायद वो एक कमेंट्स होती है, मेरे लिए बहुत प्यार होता है कि मतलब इस बच्चे ने, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सभी को जय श्री श्याम। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना, बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। राम राम।